हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोलॉजी के पार्ट नंबर 6 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सोमैटिक सेल इन G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। कह रहा है कि G2 स्टेज, आपको पता है सेल साइकिल G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर डिवीजन फेज आता है जहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो कह रहा है कि डीएनए का मॉलिक्यूल G2 स्टेज पे कितना होगा। G2 स्टेज आ गया मतलब सेल ने S फेज पार कर लिया है और वहां पे डीएनए आपका रेप्लिकेशन हो चुका होता है। पर ध्यान देने वाली क्या बात है, जब भी पूछा जाए डीएनए का अमाउंट और डीएनए मॉलिक्यूल, दो चीजें पूछी जाती है, डीएनए मॉलिक्यूल या आप कहिए क्रोमोसोम नंबर। तो डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो क्या है, डीएनए का अमाउंट है जिसे हम सी वैल्यू बोलते हैं। ठीक, तो G2 स्टेज में उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे जितने के नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल में, विच इज 46। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। सिनेप्सिस मीन्स, सिनेप्सिस का मीनिंग क्या होता है। मियोसिस जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। मियोसिस एक्चुअली दो डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज स्टेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। जो सिनॉप्सिस में से एक है, पूछा है सिनॉप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड, पेयरिंग ऑफ एनी टू क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट और पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमेशा पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होती है वो किस में होती है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान। तो सिनॉप्सिस क्या होगा आपका, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। ये है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस डीएनए रिप्लिकेट्स, कह रहा है मियोसिस के टाइम पे डीएनए रिप्लिकेशन कितने टाइम होता है। अब देखिए माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो आप डिफरेंसेस पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों फेजेस में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से मेन इवेंट हैं जो मियोसिस को माइटोसिस से अलग बनाते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब आप इन सब चीज़ों में फंसते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कितने टाइम होता है, पूछ लेता है क्रोमोसोम का डिवीजन कितने टाइम होता है, ये सब सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा सेल साइकिल पर फोकस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में केवल एक बार होता है। G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज जो रहता है, उसके बाद S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ये दोनों माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद यही जो रेप्लिकेटेड डीएनए है इन्हीं का सेग्रीगेशन हो जाता है, माइटोसिस में 2 सेल्स में और मियोसिस में 4 सेल्स में। तो डीएनए का रेप्लिकेशन लेकिन एक ही टाइम हुआ रहता है। ठीक, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, वंस। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। पूछा है आपसे डबल क्रॉसओवर इन अ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स, कह रहा है डबल क्रॉसओवर में जो है सेल डिवीजन का ये हिस्सा जो है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। 2 पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, 2 pairs of chromosomes, 2 chiasmata in same pair of chromatid और 2 generations of offsprings। फिर डबल क्रॉसओवर, क्रॉसिंग ओवर आपको पता होगा जो प्रोफेज फर्स्ट में होता है मियोसिस के। क्रॉसिंग ओवर 1 पॉइंट क्रॉस टू नहीं, सिंगल क्रॉसओवर होता है, डबल क्रॉसओवर होता है और भी क्रॉसओवर हो सकते हैं। डबल क्रॉसओवर रेयर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, डीएनए का एक क्रोमैटिड दूसरे जो होमोलॉगस पेयर वाला क्रोमैटिड है उससे सेगमेंट का एक्सचेंज करता है। अब ये क्रॉसओवर एक ही पॉइंट पे होता है, मतलब ये जो है कहीं एक ही पॉइंट पे उससे टच करता है, पर कभी कभी क्या है 2-2 पॉइंट पे टच करता है तो इसको डबल क्रॉसओवर बोलते हैं। अब डबल क्रॉसओवर भी जो है सिंगल क्रॉसओवर के जैसा ही है, बस यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 2 पेयर क्रोमैटिड के नहीं होते ना, 2 क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं। इसमें काइस्मेटा का नंबर देखिए,
काइजमेटा जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, काइजमेटा है, ठीक है, इसे काइजमेटा बोलेंगे आप। तो काइजमेटा का नंबर बढ़ता जाता है जितने क्रॉसओवर हो। एक काइजमा बना मतलब एक क्रॉसओवर आएगा, दो काइजमा बना तो डबल क्रॉसओवर होगा। तो टू काइजमा इन सेम पेयर ऑफ क्रोमैटिड, मतलब जिस क्रोमैटिड की पेयरिंग हुई है उसी में आपका एक और काइजमा फॉर्म होगा, जिससे होता है आपका डबल क्रॉसओवर। ये यहाँ पे देखिए सिंगल क्रॉसओवर, ये देखिए रेड वाला एक क्रोमोसोम और ये ब्लूइश वाला दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक। ये ब्लू वाले पे स्मॉल स्मॉल है, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इधर उधर चला गया है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से दिखा दे रहा है, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसका क्या हुआ, ये देखिए सिंगल, ये देखिए यहाँ पे काइजमा बना है, ठीक है, काइजमाटा। इससे क्या हुआ, अब ये वाला यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, सिंगल क्रॉसओवर, तो ये ए के साथ इसका जो ए बी वाला इधर होना था, अब ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये सिंगल क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन डबल क्रॉसओवर में आप देखेंगे 2 पॉइंट पे काइजमेटा फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होगा, जो ये बीच का पोर्शन है ये केवल चेंज होगा, ये ए और बी जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये इसी वाले सेगमेंट पे रहेंगे, केवल बीच वाला हिस्सा उस पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई और जीन होता, मान लीजिए सी, इस वाले पे ब्लू वाले पे, तो क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे क्या हो जाता, ए कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल बी। ये डबल क्रॉसओवर के बाद क्या होता है, मिडिल वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग plays a substantial role in linking together sister chromatids immediately after replication। कह रहा है इसमें से कौन सा जस्ट रिप्लिकेशन के बाद, देखिए एक क्रोमोसोम रहता है, रिप्लिकेशन के बाद उसका एक और पीस आ जाता है। अब ये दोनों क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स इन्हीं को बोलते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। कह रहा है अब इनको जो लिंकिंग का काम जोड़ने का काम करता है, इनमें से कौन सा करता है, कोहेजेंस, कंडेंसेंस, हिस्टोन और टोपोइसोमरेज। तो देखिए ये जो काम है कोहेजेंस का होता है। कोहेजन का मतलब चिपकना, एडिशन कोहेजन दो वर्ड्स होते हैं, दोनों का मीन्स चिपकना होता है, और ये आपको बहुत जगह मिलेगा बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। कोहेजन का मतलब सेम पार्ट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं ना, बबल आप फुलाते हैं सोप में पानी डाल के, तो वो जो आपका एक बलून सा निकलता है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोहेजन होता है, आपस में उनके मॉलिक्यूल चिपकते हैं और वो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, या बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कोहेजन होता है। जैसे स्टेमेंस का स्टेमेंस में चिपकना आपस में, उनके फिलामेंट में का आपस में चिपकना, वो क्या है आपका कोहेजन है। वही एडिशन भी चिपकना है, एडिशन को भी हम चिपकना बोलते हैं, पर वो डिसिमिलर पार्ट्स का होता है, ठीक। जैसे आप कोई एक प्लास्टिक को दूसरे किसी चीज पे, लकड़ी पे चिपकाते हैं फेविकोल की मदद से, तो उसे एडेसिव बोलते हैं ना, एडेसिव है ये, फेविकोल एडेसिव है, तो ये एडिशन होता है जब डिसिमिलर पार्ट जुड़े। तो यहाँ पे क्या कोहेजेंस क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ते हैं। कंडेंसेंस का जो रोल है ये कहाँ पे है, ये क्रोमोसोम को कंडेंस करने में। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है, न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर बनता है 8, यहाँ पे वो होता है, स्टोन्स लगे होते हैं, एक सोलन वो बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। टोपोआइसोमेरेज का काम क्या है, जब हेलिक्स आपका डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे अनवाइंड होता रहता है, तो जो सुपर कॉइलिंग आ जाती है उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज होता है। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। अब देखिए सेल साइकिल का सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, किस सीक्वेंस में सेल साइकिल चलता है। तो G1 आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C, G1 S G2 M। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द बल्क्स ऑफ हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड। देखिए एनिमल का अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपसे पूछा सेंट्रियोल कब सिंथेसाइज होता है या सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे जैसे है डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो आपको पता होगा एस फेज में होता है। तो वैसे ही हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं इनका भी सिंथेसिस एस फेज में ही होता है, आप हमेशा ये याद रखिएगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एंड हिस्टोन का सिंथेसिस दोनों किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। देखिए आपको हमेशा तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि माइटोसिस या मियोसिस के टाइम पे सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट मतलब मेटाफेज जो स्टेज है उसमें एक मतलब सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो धीरे धीरे मूव करते हैं पोल्स की तरफ, और साइटोकाइनेसिस के बाद दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद प्लांट्स में। ठीक, पर आपको ज़्यादा ये नहीं बताया जाता है कि वो क्रोमोसोम किस वजह से उस पोल्स पे जा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है, पोल से निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जाके जो क्रोमोसोम का वो सेंट्रोमियर होता है, वहां पे काइनेटोकोर होता है, उससे जाके चिपकते हैं। चिपकने के बाद अपने अपने तरफ वाले जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, वो अपने उसको जिससे वो चिपके हुए रहते हैं साइड बाय साइड, उसको खींचते हैं। खींचने से जो आपका ये है, आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से बीच में जुड़े हुए हैं, ये ब्रेक करते हैं, और वही माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, धीरे धीरे खींचता है उन क्रोमैटिड्स को अपने पोल की तरफ। ऐसे ही एनाफेज में ये तभी आप देखते हैं कि क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल तो है नहीं, मायोसिन, डायनिन, यूबिक्यूटिन और प्रोलामीन है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि एक्चुअली जो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे ऐसे करते हैं वो एक्चुअली खींचते नहीं है। एक बार पुल करने के बाद उसके बाद वो उस पे माइक्रोट्यूब्यूल खुद नहीं खींचता, उस पे प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल पे रन करते हैं, वो क्रोमोसोम से वो एक्चुअली चिपके हुए रहते हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल पर उसको खींचते रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन होता रहता है एक साइड से, तो वो छोटा होता जाता है और ये डायनिन प्रोटीन होता है, ये इसको खींचता हुआ जाता है। तो मायोसिन, डायनिन, यूबिक्यूटिन, प्रोलामीन। अब प्रोलामीन क्या है, ये अलग है, स्टोरेज प्रोटीन है। ये आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट में, जैसे वीट में, बार्ले में, राइड में, ये सब होता है, उसमें स्टोरेज रहता है। यूबिक्यूटिन जो होता है ये प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करता है। मायोसिन भी जो है एक मोटर प्रोटीन है। डायनिन और मायोसिन दोनों मोटर प्रोटीन्स हैं। मायोसिन जो क्या है, एक्टिन फिलामेंट होता है ना, साइटोस्केलेटन जब आप पढ़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, 3 मेन टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं। तो जो आपको मायोसिन प्रोटीन है ये आपका रन करता है कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट पे। वहीं डायनिन जो है ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल पे रन करता है, और माइक्रोट्यूब्यूल ये आपको क्रोमोसोम पुल करते हैं तो उसी पे ये खींचता है। ठीक है, तो डायनिन सी है जो ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉज्ड बाय। रिकम्बिनेशन जो होता है मियोसिस के टाइम पे, आपको पता है रिकम्बिनेशन किस में होता है, माइटोसिस में तो होता नहीं, मियोसिस में ही होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, क्रॉसिंग ओवर, केवल क्रॉसिंग ओवर के जरिए, या क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी उसमें रोल है, या केवल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रोल है, या काइज्मा जो बनता है फॉर्मेशन से उसके लिए होता है। तो देखिए रिकम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल क्रॉसिंग ओवर है। जो क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, उसकी वजह से रिकम्बिनेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से नहीं। ठीक, काइज्मा तो वो एक पार्ट है उसका, ठीक, काइज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है रिकम्बिनेशन। ठीक है, जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 which is the last question of this video. Phragmoplast is related to, phragmoplast जो अब ये वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, कहाँ आपने पढ़ा है, सेल एलोंगेशन के टाइम पे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए ना तो सेल एलोंगेशन से फ्रैग्मोप्लास्ट का रिलेशन है, ना डीएनए रेप्लिकेशन से। सेल डिवीजन के टाइम पे हम फ्रैग्मोप्लास्ट पढ़ते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट कैरियोकाइनेसिस नहीं है, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है। देखिए जैसे जब मैंने आपको बोला मेटाफेज प्लेट पे जब वो आ गए सारे क्रोमोसोम, वो मूव कर जाते हैं अपने पोल पे, तब तो काम खत्म हुआ। अब क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। तो एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज के कारण सेल का डिवीजन होता है। वहीं सेल में, प्लांट सेल में फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है। ठीक, उसके कारण साइटोकाइनेसिस जब होता है उसके दौरान आपका फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, जहां पे सेलुलोज
आपका लेट डाउन किया जाता है और फिर वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट, दोनों सेल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं डॉटर सेल्स। तो ये था आपका साइटोलॉजी का पार्ट नंबर 6। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें देखे हैं और अभी भी इसमें क्वेश्चंस बाकी हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको सारे जो भी क्वेश्चन आए तो सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब आपको अभी क्या करना है, थ्योरी वाले पोर्शन पे जाना है। या तो आपको वो चीज़ें याद नहीं है, या तो आपने पढ़ा नहीं है, या तो आपको वो चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है अगर आप भूल गए हैं तो बने रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, लाता रहूंगा आगे भी वीडियोस। ओके, चलता हूं मैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।